हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर का पार्ट 6 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इसके 5 पार्ट्स कवर किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग को डिस्कस किया था डिटेल में। सेकेंड पार्ट में क्रॉपिंग पैटर्न डिस्कस किया गया था। पार्ट थर्ड में मेजर क्रॉप्स फूड ग्रेन्स को डिस्कस किया गया, जिसमें वीट, राइस, पल्सेस थे। पार्ट 4 में फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स को डिस्कस किया गया। पार्ट 5 नॉन फूड क्रॉप्स को डिस्कस किया गया और आज इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसका मीनिंग हो गया तकनीकी रूप से और संस्थागत तरीके से कौन कौन से ऐसे सुधार किए गए एग्रीकल्चर में, जिससे कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़े, किसान इसको काम करने में उसको प्रॉफिट भी बढ़े। और इस तरीके से ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग कि इंडिया में फ्रीडम के बाद ये सब चीज़ें किस हद तक हुई और उसका क्या फ़ायदा और नुकसान अब तक मिला। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। इट्स डेवलपमेंट पेस इज स्लो। भारत में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हजारों साल से हो रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन यहाँ यही इस पॉइंट में यही बताया गया कि डेवलपमेंटल पेस यानी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो है। ऑल्दो इरिगेशन सोर्सेज इंक्रीज बट स्टिल फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। इट्स अ सीरियस चैलेंज फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब तक भारत में इरिगेशन के लिए बहुत तरह के फैसिलिटीज़ को इंक्रीज किया गया, जिसमें कि ट्यूबवेल्स के थ्रू खेतों तक, फार्म एरिया तक वाटर को पहुंचाया जा सके, या कैनल इरिगेशन भी स्टार्ट किया गया, या फिर बोरिंग या पंप सेट्स के थ्रू भी किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी इंडिया में एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंडेंट है और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडियन एग्रीकल्चर के लिए भी चैलेंज है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है। इट प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इंडिया का 60% से बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, उसका लाइवलीहुड इस पर डिपेंडेंट है। इट नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और इसलिए इंडिया में सही तरीके से कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स यानी सुधार होना बहुत जरूरी है। 10 कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी इटीसी गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग आउट रिफॉर्म्स आफ्टर फ्रीडम। तो इस तरीके से इंडिया में फ्रीडम के बाद बहुत कुछ सुधार का गवर्नमेंट स्तर पे कोशिश किया गया और उसमें कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कलेक्टिवाइजेशन का सीधा मतलब है कि एक किसान का ज़मीन जो अलग अलग कई जगहों पे बिखरा हुआ था, उन सारे किसानों को उनका सारा अलग अलग प्लॉट्स एक जगह अरेंज करके देना भूमि सुधार था, कलेक्टिवाइजेशन था। तो उस प्रोसेस को किया गया ताकि उनका एफर्ट, उनका मनी हर तरीके से एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होकर लगे और प्रोडक्शन बढ़े, उनका एनर्जी अलग अलग जगह पर स्कैटर्ड नहीं हो, यही कलेक्टिवाइजेशन था। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, वही बात। कॉपरेशन एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया ताकि किसान आसानी से अपना काम कर सकें और उनका प्रॉफिट भी उन्हीं को मिले, किसी और को पास नहीं करना पड़े। तो ये सब कुछ रिफॉर्म्स लाए गए इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म एक बहुत बड़ा फोकस किया गया उस पॉइंट को, और इस तरीके से इंडिया से जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। भारत में राइट ऑफ इनहेरिटेंस यूज होता है, इसका मतलब कि पिता की संपत्ति, पेरेंट्स की संपत्ति उसके संतानों में बढ़ जाती है और इसके वजह से जो पहले फार्म एरिया बड़ा हुआ करता था अब उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। बड़े फार्म एरिया पे एग्रीकल्चर करना आसान होता है, उससे आउटपुट बड़ा होता है, उसका प्रॉफिट भी बड़ा होता है। लेकिन जब छोटे प्लेस पे, छोटे फार्म एरिया पे फार्मिंग करते हैं तो उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, उसमें मेहनत भी वही लगता है और उसका प्रॉफिट भी कम होता है और उस फार्म एरिया का प्रोडक्शन भी, आउटपुट भी कम आता है। तो ये भी एक नुकसान है फार्मिंग का। द रिफॉर्म एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और ल्यूकवार्म। तो इस तरीके से भारत गवर्नमेंट ने जो भी इंडिया में
फार्म एरिया के लिए, फार्मिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स इनिशियल फेज में लाए, वो काफ़ी ल्यूकवार्म थे। ल्यूकवार्म का मतलब उदासीन, काफ़ी स्लोली उसमें प्रोग्रेस हुआ, नहीं के बराबर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 70s। इंडिया में 1960s और 70s के टाइम में एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाने के लिए एक नया तरह का कॉन्सेप्ट लाया गया। वो नया कॉन्सेप्ट क्या था? द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन यूजेज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वेयर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फ्यू एरियाज। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट इंडिया में 1960s और 1970s के टाइम में आया, द ग्रीन रेवोल्यूशन। इस ग्रीन रेवोल्यूशन में ये हुआ कि वीट राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि ये जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर में वो सिर्फ फ्यू एरियाज़ में हुआ। इस फ्यू एरियाज़ का मतलब है सिर्फ वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा में ही इसका इफ़ेक्ट दिखा, इंडिया के बाकी एरियाज़ में इसका इफ़ेक्ट नहीं दिखा। वैसे ही द वाइट रेवोल्यूशन भी हुआ। इसको हम लोग ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। इसमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा। इन 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, इंक्लूडेड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। 1980s और 1990s में एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल प्रोग्राम लाया गया, उसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स को भी शामिल किया गया। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर डिजीज, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loans to the farmers at lower interest rate। ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये सुधार दिखता है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या था। तो उसमें क्रॉप इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया, यानी किसानों का क्रॉपिंग किसी वजह से और ख़ासकर नेचुरल फैक्टर की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो, उनको लॉस नहीं हो, उस लॉस से बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई? तो इसमें सूखा, ड्रॉट, इसमें फ्लड यानी बाढ़, साइक्लोन यानी चक्रवात, फायर यानी आग लगने की वजह से या फिर किसी क्रॉप डिजीज़ की वजह से, वो बीमारी की वजह से उनका क्रॉप फेल्योर नहीं हो। तो इन सभी चीज़ों को शामिल किया गया और इसको इंश्योरेंस में कवर किया गया। इससे अब किसान इस तरीके से सुरक्षित थे कि उनका फसल, उनका मेहनत किसी वजह से बर्बाद होता भी है, खासकर नेचुरल फैक्टर्स, तो उनको लॉस होने से बचाया जा सकता है। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया। ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किए गए, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और भी अदर छोटे बड़े बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए। ये क्यों इस्टेब्लिश किए गए? ताकि किसानों को लोन प्रोवाइड किया जा सके, शॉर्ट टर्म लोन्स हो या फिर इजी इंस्टॉलमेंट का लोन हो या फिर एक स्मॉल अमाउंट का लोन हो। उस लोन से किसान क्या कर सकते थे? तो उस लोन से किसान बहुत तरह के फार्म इनपुट्स को परचेज कर सकते हैं। फार्म इनपुट का मतलब होता है टूल्स को परचेज करना या रिपेयर करना, या फिर फर्टिलाइजर्स को परचेज करना, केमिकल्स को परचेज करना, या फिर HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को परचेज करना, या किसी और तरीके से इरिगेशन में कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, डीजल में, तो उसमें खर्च करना, बोरिंग में, पंपिंग्स में, इस सब इरिगेशन में खर्च हो रहा है तो उस अमाउंट को अरेंज करना। तो ये सारे बैंक्स, ग्रामीण बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू उनको आसानी से इस तरह के इजी लोन मिल जाते थे और इससे उनको बहुत आसानी हुआ फार्मिंग एक्टिविटीज़ को करने में। और इसका सबसे अच्छी बात ये थी कि ये लोअर इंटरेस्ट पे अवेलेबल थे, ये सारे लोन लोअर इंटरेस्ट पे अवेलेबल थे ताकि बाद में किसानों को अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा बैंक को नहीं देना पड़े। पहले ये एक बहुत बड़ा पार्ट मिडिल मैन को या फिर लार्ज लैंड होल्डर को देना पड़ता था, तो अब इस तरीके से स्मॉल इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलने लगा। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब संस्थागत तरीके से किसानों को हेल्प करना। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स आर अदर बेनिफिट्स। ये अदर बेनिफिट्स थे किसानों के लिए। उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया गया,
उनको एडवांस में पैसे फार्म इनपुट्स को परचेज करने के लिए मिलने लगे। उनको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में भी कवर किया गया। यदि किसी वजह से उस फार्मिंग को करते हुए मेन पर्सन यानी फार्मर की किसी वजह से एक्सीडेंटल डेथ हो या फिर इंजरी हो तो उसको इंश्योरेंस मिल सके, उसकी फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। ये भी एक टेक्नोलॉजिकल हेल्प था। टेक्नोलॉजिकल हेल्प में क्या था कि उनको रेडियो और टेलीविज़न से वेदर से रिलेटेड बुलेटिन्स मिलना स्टार्ट हो गया कि कब बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, कब कम होगी, कब एवरेज है, कब गर्मी है, कब नहीं है। तो इस तरीके से उनको वेदर का बुलेटिन्स मिलने लगा रेडियो और टीवी दोनों से। इससे भी किसानों को हेल्प होने लगा आगे के एग्रीकल्चरल फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का प्लानिंग करने में। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसके वजह से किसानों को टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ और उनको फ़ायदा होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस रिफॉर्म का। इसमें यह बोला गया कि उनके लिए, किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया जाने लगा ताकि किसानों को किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करने में लॉस नहीं हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है, इसको हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में जानते हैं। और ये किसान यानी एग्रीकल्चरल सीजन स्टार्ट होने के ठीक पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है ताकि किसान डिसीजन ले सकें कि वो पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करेंगे या नहीं, या उसमें उनको ग्रो करने में फ़ायदा है या नहीं। तो इस तरीके से एमएसपी अनाउंस होना स्टार्ट हुआ और इसके वजह से क्या हुआ कि अब फार्मर अपने प्रोडक्ट्स को यानी जो कुछ भी हार्वेस्टिंग के बाद वो मार्केट में ले जा रहे हैं उससे उनको लॉस नहीं हो। पहले ये लॉस स्पेकुलेटर्स से या मिडिलमैन से हो जाता था, मुनाफा वसूल करने वाले मिडिलमैन बीच में जो होते थे, तो उनकी वजह से स्पेकुलेटर और मिडिलमैन की वजह से किसानों को लॉस होता था। अब किसान एमएसपी पे बेच सकते थे सीधे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या फिर खुद अपने एफर्ट से मार्केट में सेल कर सकते थे। तो ये कुछ तरीके थे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के, ये जो लाए गए। कब लाए गए? तो 1980s और 90s में, ये इम्पॉर्टेंट डेट था। इसके पहले के जो भी रिफॉर्म्स थे उससे बहुत बड़ा फ़ायदा किसानों को नहीं मिला, लेकिन 1980s और 90s के बाद ये टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए और जिससे किसानों को फ़ायदा होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। अब इस पार्ट में, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडिया के इकोनॉमी में कैसा है, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कम या ज़्यादा इसकी वजह से है, और उसका आउटपुट कैसा है, यानी एग्रीकल्चर का आउटपुट कैसा है। तो इन सारे पॉइंट्स को, इस फैक्टर्स को इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे। Agriculture has been backbone of the Indian economy through its share in the gross domestic product has registered a decline trend from 1951 onwards। भारत में एग्रीकल्चर हम लोग अभी डिस्कस किए कि ये 1000 ऑफ ईयर्स एक्टिविटी के रूप में हो रहा है, लेकिन आज भी इसमें मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। और यहाँ यही बताया गया कि 1951 के बाद से लगातार जीडीपी में इसका डिक्लाइन दिख रहा है। जीडीपी में लगातार एग्रीकल्चर का डिक्लाइन दिख रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अफेक्टेड हो रही है, इंडिया के सोसाइटी अफेक्टेड हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉफिट कम हो रहा है। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन इट। 2010-11 में सिर्फ 52% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड था, यानी इंडिया का जितना भी वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स को इंडिया में 18 ईयर एंड एवब से 59 ईयर तक माना जाता है। यही इंडिया का एवरेज वर्कफोर्स है, यानी 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे के एज ग्रुप को इंडिया का वर्कफोर्स माना जाता है। दोज हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं और जिनके पास जॉब है, उसी को हम इंडिया में एम्प्लॉयमेंट में भी काउंट करते हैं। तो उसी एज ग्रुप में जो काम करना चाहते हैं 18 ईयर एंड एबव और 60 से लेस,
उसको वर्कफोर्स कहते हैं। इंडियन वर्कफोर्स का 52% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, विच मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट फॉर सस्टेनेंस। इसकी वजह से इंडिया का हाफ पॉपुलेशन सस्टेनेंस के लिए यानी कि अपने लाइवलीहुड के लिए इस पर डिपेंडेंट है। तो इंडिया का हाफ पॉपुलेशन में सारे पॉपुलेशन आ गए, बच्चे बूढ़े मेल फीमेल सब कुछ। और यहाँ पर हम लोग ये इस 52 में सिर्फ इंडिया के वर्कफोर्स को काउंट किए थे। वर्कफोर्स को अभी हम समझाएं तो वर्कफोर्स का 52% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है और उनकी इस एक्टिविटी से इंडिया के 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे। उनके लाइवलीहुड डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे। द डिक्लाइनिंग share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because it lead to a decline in other sphere of the economy and society। बोल रहा है कि GDP का डिक्लाइन लगातार, हम लोग अभी डिस्कस किए कि 1951 के बाद लगातार GDP का परसेंटेज घट रहा है इंडिया में। तो 1951 के बाद GDP कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का डिक्लाइनिंग फेज में है और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को लॉस है। इंडियन इकोनॉमी को लॉस का सीधा मतलब है कि इसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर्स पे भी पड़ेगा। दूसरा सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स या इंडस्ट्री सेक्टर हो गया जो इस एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है। तीसरा सेक्टर सर्विस सेक्टर हो गया जो इन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, इन सभी के माध्यम से कंज्यूमर्स तक या एंड यूजर्स तक पहुंचाता है। और तीसरा इफेक्ट होगा इंडिया के सोसाइटी पे पड़ेगा। सोसाइटी को ये प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, अबंडेंटली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और इसकी वजह से जब भरपूर तरीके से मार्केट में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी तो प्राइसेस बढ़ेगा और उस बढ़े हुए प्राइसेस का इफेक्ट सोसाइटी पे पड़ेगा, लोगों के पॉकेट पे पड़ेगा, उनके सेविंग्स पे पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ ये समझाया गया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटना, डिक्लाइन होना इंडिया के इकोनॉमी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के प्रॉफिट के लिए, इंडिया के सोसाइटी के लिए या इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर के लॉस की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि किसी भी हाल में इंडिया का एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन घटे नहीं बल्कि बढ़े। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers, horticulture development, meteorology, weather forecast and improving the rural infrastructure, ये सब कुछ किया गया इसी मॉडर्नाइजेशन वाले एफर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए क्या क्या किया गया। तो इसमें ICAR को इस्टेब्लिश किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसके थ्रू एग्रीकल्चरल रिसर्च बढ़ाया गया जिससे कि अच्छी क्वालिटी के बीज आ सकें, फर्टिलाइजर आ सकें, प्लांट्स आ सकें, जिससे कि किसानों को प्रॉफिट ज़्यादा हो, मेहनत कम हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो, एग्रीकल्चरल इनपुट कम लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो उसी में HYV सीड्स लाए गए, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थे उनके साइज बढ़ गए, उसमें क्वालिटी बढ़ गई, तो उसका मार्केट में प्राइस भी बढ़ गया जिसका फ़ायदा भी किसानों को मिलने लगा। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ लाए गए। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ का सीधा मतलब है कि अब देश में कृषि को लोग स्नातक स्तर पे, ग्रेजुएट स्तर पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे तो एजुकेशन किसी न किसी तरीके से उनको हेल्प करेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने का। वर्टेनरी सर्विसेज लाए गए। वर्टेनरी सर्विसेज का सीधा मतलब है पशु अस्पताल, यानी जानवरों की चिकित्सा हो सके, क्योंकि एग्रीकल्चर में एनिमल्स को ज़्यादा यूज किया जाता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एनिमल्स किसानों से रिलेटेड हैं, चाहे वो काऊ हो, बोफेलो हो, ऑक्स हो,
किसी भी तरीके से, या गोट हो, तो इस तरीके से किसानों को उनके जानवरों का लॉस नहीं हो, इसलिए वर्टिनरी सर्विसेज यानी पशु अस्पताल जैसे, चिकित्सा जैसे सर्विसेज भी लाए गए। एनिमल ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, जिससे कि अच्छे से अच्छे नस्ल के जानवर आ सकें और उनका क्वालिटी अच्छा हो, उनका लाइफ स्पैन अच्छा हो, उनमें एनर्जी या पावर ज़्यादा हो, और इस तरीके से वो किसानों के हेल्प ज़्यादा कर सकें, किसानों के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल हो सके। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हुआ। हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट में फ्लावर्स की बात कर लें, फ्रूट्स की, या फिर वेजिटेबल्स की बात कर लें, तो इन सभी चीज़ों में को हॉर्टिकल्चर में हम डालते हैं। तो बागवानी कृषि, ये भी एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, जिससे कि किसान रेगुलर फार्मिंग को छोड़कर या रेगुलर फार्मिंग को करते हुए व्हीट, राइस, पल्सेस ग्रेन्स, नॉन फूड ग्रेन्स, इन सब को क्रॉपिंग करते हुए भी साथ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट को भी सीखें और जानें जिसमें कि ज़्यादा फायदा है। मेट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें कि वेदर के बारे में या पहले से ही उनको फॉरकास्ट किया जा सके, जिसमें कि मिट्टी का गुणवत्ता का जांच हो सके या फिर मौसम के बारे में बताया जा सके। वेदर फॉरकास्ट भी किया जाने लगा। वेदर फॉरकास्ट का सीधा मतलब है कि मौसम का पूर्वानुमान बताया जाने लगा कि कब ड्रॉट का टाइम है, कब रेन या मानसून सीजन आने वाला है, तो उस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा किसान उठा सकें। तो ये सब कुछ लाया गया। ये सब मॉडर्न एग्रीकल्चर के टाइप्स थे, जिससे कि इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ सके, किसानों को प्रॉफिट बढ़ सके। जीडीपी ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स बट नॉट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग। यहाँ बोला गया कि जीडीपी ग्रोथ रेट तो ये बढ़ा, ठीक है, लेकिन इसकी इस जीडीपी ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो पा रहा है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी का साइज बड़ा हो रहा है। पहले 1 ट्रिलियन था, अब 2 ट्रिलियन को पार कर रहा है। अगले 4-5 साल में इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा इकोनॉमी का ये ऐसा फोरकास्ट है कि इंडियन गवर्नमेंट इस जीडीपी को जो आज 2 ट्रिलियन क्रॉस कर रहा है उसको 5 ट्रिलियन तक लेके जाएगा। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जीडीपी का साइज बड़ा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसका फायदा एम्प्लॉयमेंट को नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग। हम लोग अभी डिस्कस किए कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, यानी पहले यदि वो 4.2% के रेट से ग्रोथ हुआ था तो 15-16 में ये ग्रोथ 1.1% हुआ, यानी एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट घट गया, 4.2 से डाउन होकर ये 1.1 हो गया। तो यही बात यहाँ समझाया गया कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जब जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो एग्रीकल्चर को भी ग्रो करना चाहिए था, एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ यही समझाया गया कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा है, वो डिक्लाइनिंग फेज में है, यानी डाउन हो रहा है। इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द कंट्री। इसलिए हम लोग बोले कि ये एक गवर्नमेंट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। आइए कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को देखते हैं। इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग इंटरनेशनल कंपटीशंस। हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन फार्मर्स जो है वो इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस कर रहे हैं। हम लोग उस कंपटीशन को यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ एक चार्ट बनाया हुआ है, टेबल 4.1, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट, सेक्टर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। 2013-14 का एक यहाँ डेटा दिया हुआ है और 2015-16 का एक डेटा दिया हुआ है। एग्रीकल्चर 2013-14 में ग्रोथ रेट इसका 4.2% था, जबकि 15-16 में ये ग्रोथ रेट घटकर 1.1% हो गया, ठीक है। जबकि इंडस्ट्री 5% था, वो बढ़कर 7.3% हो गया, ये अप गया। सर्विसेज 7.8% था, ये 9.2% हो गया, ये भी इंक्रीजिंग में दिखा रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर में 4.2 से डाउन हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट को समझाया जा रहा है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्रीजिंग स्टेज में है, और डिक्रीजिंग स्टेज की वजह से क्या हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इस सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के लिए प्रोडक्ट्स मिलने कम हो रहे हैं, मुश्किल हो रहे हैं, उसके प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ यही समझाया गया कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा तो उसका फ़ायदा इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को भी मिलेगा।
सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। बोला गया कि सब्सिडी डिक्रीज होने लगा। गवर्नमेंट का जो भी सपोर्ट किसानों को फर्टिलाइजर के सब्सिडी में दिया जा रहा था, अब वो सपोर्ट सब्सिडी में कॉस्ट वाइज थोड़ा सा डिक्रीज होने लगा, तो इसकी वजह से किसानों के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। इंपोर्ट ड्यूटीज घटने लगा। विदेशों से जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मंगाए जा रहे थे, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में भेजना, इंपोर्ट का मतलब दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को इंडिया में मंगाना। तो जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया में मंगाए जा रहे थे तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज रिड्यूस हो गई, घट गई, तो वो आसानी से कम दाम में, कम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल होने लगे। इसकी वजह से बड़े किसानों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो मीडियम और स्मॉलर किसान थे उनके लिए ये लॉस होने लगा। एग्रीकल्चर पे इसका इफेक्ट दिखने लगा, क्योंकि हमारे देश में स्मॉल फार्मर्स और मिडिल फार्मर्स जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है लार्ज फार्मर्स की अपेक्षा। फार्मर्स आर विड्रॉइंग दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। तो फार्मर इसकी वजह से क्या हुआ है कि अपना एग्रीकल्चर में जो भी इन्वेस्टमेंट था उसको निकालने लगे, उसको कम करने लगे, और इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी घटा, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हुआ, और उसका इफेक्ट इस इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में, सप्लाई के रूप में वो कम होने लगा, जिससे प्राइसेस बढ़ने लगा और उसका नुकसान इंडियन इकोनॉमी को, मिडिल क्लास को होना स्टार्ट हुआ। इस तरह से आज हम लोगों ने 2 पॉइंट्स कवर किए। फर्स्ट में हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किया, उसके सारे मेन पॉइंट्स यहाँ हैं, और सेकेंड में कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को देखा, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स यहाँ पे हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो फूड सिक्योरिटी, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर का होगा। ये पार्ट 7 होगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए इंकरेजमेंट होता है सभी वंडरफुल स्टूडेंट्स के लिए आगे फर्दर वीडियो बनाने में। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, काइंडली ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।